हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यथार्थवाद। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि संक्षेप में जानते हैं यथार्थवाद होता क्या है। तो यथार्थवाद ऐसा सिद्धांत है जिसकी विदेश नीति राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति संतुलन, सख्त की राजनीति पर विश्वास करता है, न कि नैतिकता सिद्धांत और शांति सहयोग पर बल देता है। तो दोस्तों, और यह आदर्शवाद और उदारवाद का खंडन करता है। इनके अनुसार विदेश नीति भावनाओं और नैतिकता से संचालित नहीं होती। तो यह रहा यथार्थवाद का अर्थ संक्षेप में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरा प्रश्न प्रमुख यथार्थवादी विचारक कौन कौन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कौटिल्य, मैकियावेली, मर्गेंथाउ, ई.एच. कार, रोनाल्ड नेबूर, निकोलस स्पाइकमैन, जॉर्ज केनन, सुमन, अर्नॉल्ड बुफर, जॉन हर्ज, थॉन हॉम्सन, ये सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। आपको जानना है कौन कौन यथार्थवादी है। नेट के एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हंस मर्गेंथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के शीर्ष सिद्धांत कौन कौन है। आपको इस 6 सिद्धांत याद होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए दोस्तों। पहला, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में है। वो कहता है कि मानव प्रकृति में वो नियम है राजनीति के। दूसरा कहता है राष्ट्रीय हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा कहता है राष्ट्रीय हित का कोई विदेश नीति अर्थ नहीं होता। चौथा, मर्गेंथाउ कहता है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। पांचवा कहता है राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्य से पृथक किया जा सकता है। छठा, मर्गेंथाउ कहता है कि राजनीति क्षेत्र की स्वायत्तता। अगला प्रश्न देखते हैं, हंस मर्गेंथाउ के यथार्थवाद सिद्धांत की आलोचना किन किन विद्वानों ने की है दोस्तों। तो पहला कौन सा है, हेराल्ड स्प्राउट और क्विंसी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने हंस मर्गेंथाउ को यथार्थवादी नहीं माना है। किसने नहीं माना है मर्गेंथाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट टकर और केनेथ वॉल्टेज ने मर्गेंथाउ के सिद्धांत को यथार्थवादी नहीं माना है। हेलो दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप पढ़ते समय केवल सोचे नहीं, बल्कि आप जो भी तथ्य महत्वपूर्ण लगे उसको लिख ले। अगला प्रश्न किसने मर्गेंथाउ के सिद्धांत को पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है। किसने दी है दोस्तों, स्टैनली हॉफमैन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला प्रश्न, किसने कहा है जब तक मर्गेंथाउ का सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। बेन वाशरमैन ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयोग होती है, इन दोनों तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे परिभाषित किया, मर्गेंथाउ। याद रखने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित के वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, डिप्लोमेसी, राजनयन। ये महत्वपूर्ण है। जैसे IR तो कभी भी एक बुक से सभी प्रश्न नहीं मिल सकते नेट में दोस्तों। आपको मैं बता दें, जो भी सीरियसली नेट की तैयारी कर रहा है, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक पर कम से कम 3 या 4 बुक को अवश्य देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। यह भी मर्गेंथाउ ने कहा था। अगला प्रश्न, नव यथार्थवाद से कैसे अलग है। हमने यथार्थवाद को समझा है, अब देखेंगे नव यथार्थवाद कैसे अलग है। तो यह नव यथार्थवाद में क्या है दोस्तों, कि वह कहता है स्टेट इज नॉट ओनली सोल एक्टर। यथार्थवाद कहता है कि स्टेट मूल एक्टर है इंटरनेशनल सिस्टम में, बट नव यथार्थवाद कहते हैं नहीं, स्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल सिस्टम टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ स्टेट। तो जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो स्टेट के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है कि कैसे राज्य बिहेव करेगा। दूसरा कहता है कि जो नव यथार्थवादी है का दूसरा तर्क है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड वार रेस्ट नॉट ऑन द ह्यूमन नेचर। यथार्थवादी ह्यूमन नेचर पर विश्वास करते हैं, लेकिन नव यथार्थवादी कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट वार रेस्ट नॉट ऑन ह्यूमन नेचर बट द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। जो कॉन्फ्लिक्ट वार हो रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड में, वो क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। ये नव यथार्थवादी को दूसरा आर्गूमेंट था। तीसरा आर्गूमेंट नव यथार्थवादी दोस्तों कहते हैं, बहुत ही बारीकी यथार्थवाद से उसको अलग करके ही समझना है, क्योंकि ये कंसेप्ट है। तो की डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डू नॉट लाइज इन द रेगुलरिटी ऑफ वार।
जो डिफरेंसेस इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है डू नॉट लाइज इन द रेगुलेटरी ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट बट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। बिकॉज ऑफ द ये जो भी हो रहा है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वार कॉन्फ्लिक्ट किसके कारण है? स्ट्रक्चर के कारण। इंटरनेशनल का सिस्टम स्ट्रक्चर है। फोर्थ कंसेप्ट देखते हैं, इट इज द स्ट्रक्चर और द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम दैट फोर्स द स्टेट टू परस्यू द पावर। ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो फोर्स करता है स्टेट को कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल पावर को, कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे। तो ये है नव यथार्थवाद दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से आशा करता हूँ उसे आपने समझा होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, नव यथार्थवादी क्या है? ये यह है 1960 और 70 के दशक में मर्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद की पुनर्व्याख्या है। मर्गेंथाउ की जो यथार्थवाद की व्याख्या है उसकी पुनर्व्याख्या है नव यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कौन नव यथार्थवादी विचारक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आइए हम देखते हैं, केनेथ वॉल्ट, कोहेन नाई, मर्सिमर, गिल्पिन, स्टेफन वॉल और रॉबर्ट जर्विस। ये नोट कर लेनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नव यथार्थवादी कौन कौन विचारक है और यथार्थवादी से कैसे अलग है? हमें उम्मीद है कि आप इसे ये नहीं जानते होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कैसा लगा ये लेक्चर। नव यथार्थवादी को कितने भागों में बांटा गया है? नव यथार्थवादी को कितने भागों में बांटा गया है? अब हम समझेंगे कि प्रथम मर्साइमन के नव यथार्थवादी को आक्रामक यथार्थवादी भी कहते हैं। अब नव यथार्थवादी तो देख लिए, अब आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं। मर्साइमर ने नव यथार्थवाद को ऑफेंसिव रियलिज्म कहा है और मर्साइमर ने केनेथ वॉल्ट के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतर हम आप देखते हैं। अब देखते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है। ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं कि दोस्तों कि राज्य को उतना पावर प्राप्त करना चाहिए जितना संभव है। ऑफेंसिव रियलिस्ट क्या है दोस्तों, समझ लीजिए, जल्दी आप समझे नहीं होंगे अभी तक, कितने भी बुक पढ़ लिए होंगे लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ऑफेंसिव रियलिस्ट कहते हैं कि राज्य को उतना पावर प्राप्त करना चाहिए जितना संभव हो और यदि परिस्थितियां सही हो तो हेजमोनी स्थापित करनी चाहिए। बहुत सही बात कहा है था ऑफेंसिव रियलिस्ट। और अधिक पावर ही सही तरीका है राज्य के सर्वाइवल के लिए। राज्य तभी सर्वाइव कर सकता है जब अधिक से अधिक पावर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाएगा। ये है ऑफेंसिव रियलिस्ट का पहला तर्क। दूसरा, मर्साइमर ने कहा कि नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टेट। फ्रेंडली स्टेट मस्ट परस्यू सिक्योरिटी पॉलिसी टू एनहेंस देयर रिलेटिव पावर एंड वीकेन द पावर ऑफ देयर एनिमीज। तो ये रहा। हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिफेंसिव रियलिज्म क्या है। अब ऑफेंसिव रियलिज्म से डिफेंसिव रियलिज्म क्या है इसको अच्छी तरह से देखते हैं। कौन कौन डिफेंसिव रियलिज्म है? रॉबर्ट जर्विस और जैक स्नाइडर कहते हैं कि राज्य को पावर को मैक्सिमाइज करना गलत है। डिफेंसिव रियलिस्ट क्या करता है? राज्य को पावर को मैक्सिमाइज करना गलत है और वैसा करते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं और अधिक शक्ति ग्रहण करते हैं तो व्यवस्था उन्हें दंडित करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और हेजमोनी भी गलत है। डिफेंसिव रियलिस्ट कहते हैं कि जो ऑफेंसिव रियलिस्ट के विरुद्ध में कहते हैं कि हेजमोनी गलत है। डिफेंसिव न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि कोऑपरेशन संभव है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोऑपरेशन संभव है और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से तथा मल्टीलेटरलिज्म के माध्यम से कोऑपरेशन संभव है। ये किसका तर्क है? डिफेंसिव रियलिज्म का। डेफिनेटली इससे प्रश्न बनेंगे नेट में दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नव शास्त्रीय यथार्थवाद क्या है। अब नव शास्त्रीय नियो क्लासिकल रियलिज्म क्या है, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। पहला है, इस सिद्धांत को मानने वाले विचारक स्लेवर और फरीद जकारिया है। नोट कर लीजिए, स्लेवर और फरीद जकारिया है। इन्होंने अपने विश्लेषण में घरेलू तत्वों को व घरेलू कारकों को भी महत्व दिया। तो जो घरेलू कारक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, उस पर ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिस्ट के विरुद्ध अपनी प्रक्रिया दी क्योंकि संरचना के बजाय पूरे राज्य को मूल इकाई माना है। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण सम्मिलित किए हैं जिससे राज्य का नेतृत्व,
राज्य समाज के बीच संबंध और राज्यों की प्रेरणा, ये 3 महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करना हो समझ में आया होगा आप लोग को। अगला प्रश्न देखते हैं, केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क क्या था? केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क क्या था? इनके अनुसार अध्ययन की मूल इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना थी। केनेथ वोल्टेज। नेक्स्ट प्रश्न, मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किन 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया? किन 3 दार्शनिक परंपरा पर बल दिया? यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। मार्टिन वेट ने किस पर दिया? यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। नेक्स्ट प्रश्न, किस विचारक ने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ, पहला, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क क्रियाओं पर शक्ति है, हंस मर्गेंथाउ ने कहा है। दूसरा प्रश्न, रहने की इच्छा, शक्ति की इच्छा के मध्य गहरी रेखा खींचने की कोई संभावना नहीं है, किसने कहा? रोनाल्ड नेबूर ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न, अपने सारूप में शक्ति एक अविभाज्य समग्र है। अपने सारूप में शक्ति एक अविभाज्य समग्र है, E.H. कार का कोटेशन है। डब्ल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E.H. कार का है। अगला प्रश्न है, सैन्य कारणों से एक राज्य को आर्थिक रूप से स्वसक्षम होना चाहिए। सैन्य कारणों से एक राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, किसने कहा दोस्तों? हाउसहोफर ने कहा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, समय एवं प्रदेश में शक्ति के लिए संघर्ष सार्वभौमिक है और निर्विवाद आनुभविक एक तथ्य है, किसने कहा? हंस मर्गेंथाउ। कोट बहुत ही महत्वपूर्ण है हंस मर्गेंथाउ का। अगला प्रश्न, कौन यथार्थवादी विचारक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? कौन? केनेथ वोल्टेज। यथार्थवादी विचारक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है। कौन विचारक है जो यथार्थवादी उदारवाद संकल्पना से संबंधित है? कौन विचारक है जो यथार्थवादी उदारवाद संकल्पना से संबंधित है? जॉन हर्ट्ज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम के मुख्य समर्थक कौन कौन है? यथार्थवादी उपागम के मुख्य समर्थक कौन कौन है? E.H. कार, शूमैन, निकोलस स्पाइकमैन, चार्ल्स बियर्ड, रेनॉल्ड नेबूर, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन यथार्थवादी उपागम को समर्थन करते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यह तर्क दिया कि यथार्थवाद ने हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूसा टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बनने रहने की संभावना है? स्टीफन वॉल्ड ने। दोस्तों नोट्स अपने हाथों से बनाएं और जो भी तैयारी कर ले, मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले साल के केवल क्वेश्चन पेपर को बार बार हल करें। अगर वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को बार बार हल करते हैं, उससे आपको अनुभव होने लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न नेट में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पढ़ते समय ये बातें ध्यान रखें। तीसरा जो मैं आपको सजेशन दिया हूँ, अगला प्रश्न है, कौन विचारक यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा, ब्रिटिश रियलिज्म से संबंधित है? हेडली बुल और जेम्स रोजनाऊ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म क्या है? ये कंसेप्ट समझना है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म क्या है? हेडली बुल के अनुसार विचार और विचारधारा के द्वारा विश्व राजनीति का सृजन होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय संबंधों का एक भाग है जिसका मूलभूत मूल्य स्वतंत्रता, व्यवस्था, न्याय है। यह शक्ति को महत्व देते हैं, लेकिन यथार्थवादियों की तरह केवल अराजकता व्याप्त नहीं है। यह नहीं मानते कि केवल अराजकता व्याप्त है, बल्कि ये सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस्तों चैनल। अगर पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मर्गेंथाउ की प्रसिद्ध बुक कौन कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बुक जाता है दोस्तों, नेट में हमेशा ये पूछता है कि कौन सी बुक क्रम वाइज मैंने बुक आपको अरेंज किया है। पहला बुक मर्गेंथाउ की थी साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। दूसरा बुक उसकी थी पॉलिटिक्स एमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर, ये 1948 में आई थी। तीसरा है न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, 1969 में आया था। चौथा है पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, 1960 में आया था। पांचवा बुक था डिक्लाइन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, 1962 में था। और इम्पास ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, 1963 में। ये 6 बुक जो मर्गेंथाउ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला बुक हम देखते हैं, अगला बुक E.H. कार की कौन सी बुक है? 20 ईयर्स क्राइसिस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। दूसरा बुक इनका इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वार, 1946 में आई थी दोस्तों।
नेक्स्ट बुक जो बुक्स रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। केनेथ वाल्ट की 2 बुक महत्वपूर्ण है। द मैन स्टेट एंड पावर ए थ्योरेटिकल एनालिसिस 1959 में आया था, और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में आया था। दोनों ही महत्वपूर्ण बुक है। बैरी बुजान जो न्यू रियलिस्ट है, इनका था इंटरनेशनल सिस्टम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, 2000 में आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सुमैन की बुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बुक है जी गिल्पिन का बुक वार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1981 में, बहुत महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। टॉपिक पढ़ते समय चौथा हम बता दें, हाँ चाहे थ्योरी हो या थॉट, शुरुआत धीरे धीरे करें ताकि विषय में इंटरेस्ट बना रहे, और इंटरेस्ट जागना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगला हम प्रश्न देखते हैं। क्विंसी राइट की जो बुक है द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1965 में आया है। दूसरा ए स्टडी ऑफ वार 1965 में, दोनों 1955 में है, ये 1965 में, ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला बुक है या GF केनेथ का है, थियरी ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 1966 में है, और अमेरिकन डिप्लोमेसी 1957 में आया है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, नेट एंड JRF अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2 काम अवश्य करिएगा। पहला रीडिंग, अधिक से अधिक रीडिंग, और स्मार्ट स्टडी कलेक्शन, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स का कलेक्शन करते जाइए अभी से ही, तभी इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, वो भी नेट की तैयारी करें मेरे चैनल से। डेफिनेटली नेट मैं पूरा प्रयास दूंगा, पूरा टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा थॉट थियरी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सब पे वीडियो बनाऊंगा। बस आप धैर्य रखे रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों चैनल पर धैर्य बना के सुनने के लिए।